दुनिया में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ही इतने ज़्यादा कि दवाइयाँ भी कितनी बनाई जाएँ। एक दवाई बनाओगे वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में लगती है। एंड में श्योरिटी नहीं होती कि वो डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो फोकस किया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं जिससे वो जीन ही ठीक कर दिया जाए। और अगर बॉडी में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है और वो सिर्फ बीमारी ही कॉज़ कर रहा है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। उसी का एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? एक तो पेपर के पर्सपेक्टिव से। आपके यूपीएससी एग्जाम, जियो साइंटिस्ट एग्जाम, इवन जम्मू कश्मीर के एग्जाम में ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा गया है। समझते हैं इसका मैकेनिज्म, पर उससे पहले जान लेते हैं हमारी बॉडी की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से शुरू होती है। सबसे पहले आप पढ़ते आए हो कि एक कोशिका होती है, सेल होता है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नाभिक मिल जाता है। न्यूक्लियस को अगर आप बाहर निकालते हो तो उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलते हैं। टोटल 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और उसके बाद क्रोमोसोम को भी अगर बाहर निकाल दें तो यहाँ से एक हेलिकल स्ट्रक्चर निकल के आएगा जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपको एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन मिल जाते हैं। और उसके बाद डीएनए का भी आप एक सेगमेंट अगर कट कर दो कुछ इस तरह से, अगर इस सेगमेंट को मैं बाहर ले आऊं तो ये निकल के आता है जीन, और इसी जीन को दिक्कत हो रखी होती है, यही डिसऑर्डर्स कॉज कर रहा होता है। अब जीन को कैसे समझोगे? कई बार आपको बोला होगा किसी ने कि आपकी हाइट तो बिल्कुल आपके फादर पे गई है, आपकी आईज का कलर आपकी मदर पे गया है। वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पीछे? ये जीन्स ही होते हैं। अब समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से पहले आपको ये फुल फॉर्म पूरी याद रखनी है, दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सबसे पहले तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को देखते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसका मलयालम का। मलयालम को आप लेफ्ट साइड से रीड करो या फिर राइट साइड से रीड करो, ये दोनों तरफ से सेम ही रहती है। वैसे ही जेनेटिक कोडिंग रहती है हमारी। एग्जांपल, ए पढ़ो या फिर इसको राइट साइड से पढ़ो, दोनों ही तरफ से क्या होगा? सेम होगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो आपकी फुल फॉर्म में से हमने एक चीज समझ ली कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। अब इसके बाद लिखा है इंटरस्पेस्ड। अब इनको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए एक जीनोम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये जो रिपीटेड वाले सीक्वेंसेस हैं इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं एक इंटरवल पे। अब इंटरस्पेस्ड लिखा हुआ था, स्पेस्ड का मतलब है यहाँ पे एक स्पेसर आएगा, और ये जो स्पेसर होता है ये काफी यूनिक नेचर का होता है, तभी मैंने इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर दिया, ये यूनिक होता है। अब जो टूल यूज करी जाती है क्रिस्पर-cas9 के अंदर, उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहेंगे। जैसे सबसे पहले आता है गाइड आरएनए। उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि किसी को सिकल सेल एनीमिया हो रखा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्टी जीन होगा ना। तो ये मान लेते हैं इसको कि ये फॉल्टी जीन है। इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? इतनी छोटी सी सेल है, उसके अंदर जाके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाके क्रोमोसोम, देन डीएनए, देन जीन, उसको फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए लाया जाता है गाइड आरएनए, जो कि पहला कंपोनेंट रहता है क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी का। तो गाइड आरएनए किसको गाइड करने वाला है? cas9 को। cas9 क्या है? एक तरह की कैंची है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर आप बोलते हो। ये क्या करेगा? इस फॉल्टी जीन के पास जाएगा और इसको यहाँ पे कट कर देगा। अब कट कर दिया, इसके बाद देखा जाएगा कि नया जीन डालने की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये रिमूव कर दिया, और अगर है, उस जीन के बिना जिंदगी चलना थोड़ा टफ है, तो उस केस में इसमें जीन एडिट कर दिया जाएगा। तो चॉइस रहती है, रिमूव भी किया जा सकता है और जीन को ऐड भी किया जा सकता है। तो ये ऑप्शनल होता है, जो थर्ड वाला पार्ट रहता है इसमें। तो जितने भी डिसऑर्डर हैं जहाँ पे जीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस डिसऑर्डर को इंक्रीज करने के लिए, वहां पे क्रिस्पर-cas9 जैसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट